नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी हमारे अपने नीट हेड फ्रॉम पीडब्ल्यू वडोदरा विद्यापीठ हनुमान परिहार सर, जिनका 10 इयर्स प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है, अंडर 1000 बहुत सारे सिलेक्शन नीट में दिए हैं। तो सर हमें नीट के बारे में बताएंगे। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सेशन तो देखो बड़ा पावरफुल चल रहा है, देख रहा था मैं, पूरा ऑब्जर्व कर रहा था। सर का स्पीच भी बहुत बढ़िया रहा। मतलब मोटिवेशन क्या होता है, ये मोटिवेशन आज आप यहाँ से घर लेके जाओगे और इसको कंटिन्यू रखोगे। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माई सेल्फ हनुमान परियार, थोड़ी सी मेरा जो स्पीच है वो नीट से रिलेटेड रहेगा। मेडिकल की थोड़ी सी बातें मैं ज़्यादा करूँगा, है ना। डिटेल में सर ने जेई का पूरा आपको बता दिया, समझा दिया। लास्ट में कोई भी अगर क्वेश्चंस है, आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर मेरे से पूछना। अच्छा ये बताइए कि कोई बताएगा क्यों डॉक्टर बनना चाह रहे हो आप? कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई भी पेरेंट्स ये बता सकते हैं कि डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? फिर मैं उसका आंसर देता हूं कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो और बनना क्यों जरूरी है। कोई बता सकता है क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो आप? क्यों इंजीनियर बनना चाहते हो? डिटेल में सर ने आपको बता दिया। आपका टारगेट मेडिकल फील्ड में जाना क्यों है? कोई बता सकता है? यस, बताइए। Okay, thank you, sir. Sir, I really want to become a doctor by heart, and I want to help people. I want to cure them so that they can trust me and come towards me, that if they have any problem, any situation, so there is someone who can help me and who can tell me how I would be, best, and how can I will be well. Okay, so that's why, sir. बिल्कुल बिल्कुल। कोई और बता सकता है? देखो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, मैं हर स्टूडेंट को बताता भी हूं, है ना, जब भी ओरिएंटेशन या कोई भी सेशन होता है। डॉक्टर को जो उपाधि मिली है, जो डिग्री मिली है ना, वो गॉड की डिग्री मिली है ना। डॉक्टर को एक भगवान की तरह मानते हैं। अगर इन केस अगर लाइफ में कुछ भी अगर इंसिडेंट होता है तो एक अंतिम जो है ना वो डेथ है, तो हम किसको याद करते हैं? हम सीधे डॉक्टर को याद करते हैं, राइट। तो हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, हर सोसाइटी के अंदर एक डॉक्टर होना चाहिए। और हमें इस विजन और मिशन के साथ में काम करना है कि हम फ्यूचर के अंदर एक ऐसे मुकाम पे जाएंगे, और जब आप 60-70 ईयर्स के हो जाओ तो हमें एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि यार हमने जीवन के अंदर बहुत अच्छा काम किया, हमने जीवन के अंदर इतने लोगों को बचाया, और वो भी आपको याद करेंगे। अपना सपना जो है ना, अब डॉक्टर बनने का जो सपना है ना, इसी विजन के साथ में स्टार्ट होगा। आरंभ जो है वो इसी से होने वाला है। तो आपको ये थॉट लेके जाना है कि जब हम 60, 70, 80 ईयर्स जो भी लाइफ है उस मुकाम पे पहुंचे, उस एज में पहुंचे, तो हमें ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हमने यार बहुत मदद की। अगर ये डिसीजन लेके अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। 110% मैं बता सकता हूं। ऐसे बच्चों से मैं मिला हूं, ऐसे बच्चों से कैरियर जो है वो उन बच्चों ने अपना कैरियर स्टार्ट किया है डे 1 से आके बोले। मीडियोकर टाइप के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, मैं टॉपर बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मीडियोकर बच्चों की बात कर रहा हूं। और वो आके मिले कि सर हमें कैसे भी करके एम्स तक पहुंचना है। क्या करें सर? हमें कैसे भी करके सर सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन करना है। तो हमने सिर्फ एक प्रॉपर गाइडेंस, जहां तक हमें हमारे पास में जो एक्सपीरियंस, जो बच्चे हमें बताते हैं कि सर हमने 2 साल की जर्नी के अंदर ये एक्टिविटी हमने की है, हम वो एक्टिविटी में थोड़ा सा रीसफल करते हैं, कुछ और ऐड करते हैं, और वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करते हैं। फिर बच्चे हमें अपनी जर्नी बताते हैं, फिर ऐड करते हैं, और इस तरह से हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ में उनको बताते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई स्टूडेंट रेडी है कि सर हमें बस उस जगह पे पहुंचा दो, विजुलाइज करके देखो कि यहां पे बड़ौदा मेडिकल कॉलेज है, गुजरात में बहुत सारी कॉलेजेस है। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के अंदर इसी टाइप का एक क्लासरूम है, उसी क्लासरूम के अंदर हमें बैठना है। ये विजुलाइज कर दो कि एक सीट है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, हमें 2 नहीं चाहिए। हमारा टारगेट एक है, वहां तक हमें पहुंचना है। अगर इस विजन और मिशन के साथ में अगर आप चलोगे तो कोई रोक नहीं सकता है।
सबसे पहला होता है थॉट, अपने दिमाग के अंदर थॉट लाना कि हमें पहुंचना है, बाकी सब सेकेंडरी है। कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके अंदर मल्टीपल लोगों की आपको रिक्वायरमेंट आएगी, आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, टीचर आपकी हेल्प करेंगे, बहुत सारी चीजें रहेगी। लेकिन सबसे पहला जो टारगेट या फिर जो थॉट है वो है हमें डॉक्टर बनना है और वहां जाना है जिस जगह पे लोग जा रहे हैं और वहां से सोसाइटी की हेल्प हो रही है, हमें वहां तक पहुंचना है। बाकी की प्लानिंग जो है वो हम करते रहेंगे। तो पॉइंट यही था कि पहला अपना थॉट दिमाग में फिट कर दो कि 13 से जो भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, अगर हम इस सेशन से घर तक और घर से अगर पीडब्ल्यू तक अगर हम पहुंच रहे हैं तो हम एक ही थॉट के साथ में पहुंचेंगे कि 2 साल की जर्नी के बाद में बनना है डॉक्टर, कंफर्म है। अब अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अपन छोटे छोटे पॉइंट्स पे अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, है ना, क्योंकि बहुत सर ने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिटेल के अंदर बता दी है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आप सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, पेरेंट्स को भी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्यों बधाई देना चाह रहे हैं। मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि कैरियर जो है ना स्टार्ट होता है 11 से। कभी आपके दिमाग में नहीं आया होगा कि 7 से 8 में जाना है तो कुछ सोचे, 8 से 9th में जाना है, 9 से 10th में जाना है तो सोचे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 10 से जब आप 11th का सोच रहे हो तो आपको बहुत दिन नींद भी नहीं आई होगी, सोच रहे होगे कि किस फील्ड की तरफ जाएं, कॉमर्स में जाएं, आर्ट्स में जाएं या फिर क्या करें। तो वो जो बैरियर है ना, वो बैरियर आपने क्रॉस कर दिया, वो बैरियर क्रॉस हो चुका है। अब लाइफ का जो पहला चैलेंज आपको मिला है, स्टूडेंट लाइफ का फर्स्ट चैलेंज जो है ना वो आपने कंप्लीट कर दिया। अब ये अगर कंप्लीट आपने कर दिया है तो 2 साल की जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। फिर ऐसे छोटे छोटे चैलेंज आते रहेंगे, उस चैलेंज को आप कंप्लीट करोगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आपने पहला चैलेंज कंप्लीट कर दिया। वो छोटा सा चैलेंज भले ही है लेकिन फर्स्ट चैलेंज आपने कंप्लीट कर दिया। तो अब आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है 11 से। आपने मेडिकल, जेई जो भी आपने सेलेक्ट करना था वो कर दिया, फिक्स हो गया है। अब मैं बात करता हूं, 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। कोई बता सकता है 2 टाइप के एग्जाम कौन से हैं? किसी स्टूडेंट से या किसी भी पेरेंट से मैं पूछना चाहता हूं, 2 टाइप के एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे 11th और 12th के अंदर। वो 2 टाइप के एग्जाम कौन से हैं? एनीवन? बिल्कुल सर, बताइए। बिल्कुल, ये होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात, बिल्कुल ये भी सही है। 2 टाइप के एग्जाम जो है ना, एक होता है सब्जेक्टिव एग्जाम, है ना, एक होता है बोर्ड एग्जाम और एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 2 टाइप की कैटेगरी की मैं बात कर रहा था, शायद हो सकता है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो। 2 टाइप की कैटेगरी, एक है बोर्ड एग्जाम और एक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बोर्ड एग्जाम जो है ना वो आपका रूल बेस पे चलता है। रूल क्या है? आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए, आपका जो लिखने का तरीका है पैराग्राफ वाइज नहीं लिखें, पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखें, ठीक है ना। तो कुछ सर्टेन रूल हैं। अगर कोई डायग्राम आप बना रहे हो तो डायग्राम को आप पेंसिल से बढ़िया मार्क करो। इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो रूल होते हैं बोर्ड के अंदर, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके 90%, 95% कोई रोक नहीं सकता है। मतलब पॉइंट ये है कि बोर्ड एग्जाम जो है ना वो आपका रूल बेस पे चलता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना वो आपका प्रिंसिपल बेस पे चलता है। प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए आपका। प्रिंसिपल का मतलब होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, आपने देखा भी होगा, आपने 10th के अंदर भी एनटीएससी और इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट किए होगा, आपने पेपर्स भी देखा होगा। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, है ना, 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। अब एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शन तो आप कट कर दोगे, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, चलो ये 2 ऑप्शन नहीं हो गए। मेडिकल के अंदर 2 ऑप्शन में ही जनरली आपको डाउट रहेगा कि ये है या ये सही है। तो वहां पे आपका प्रिंसिपल काम आएगा, आपका कंसेप्ट काम आएगा कि आपने जो कंटेंट है उस कंटेंट को कैसे पढ़ा है, लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को आपने समझा है कि नहीं समझा है। लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर हम लाइन बाय लाइन नहीं समझते हैं, हम एक पैराग्राफ के की पॉइंट्स जो हैं उसको लिख के आ जाते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो अब आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, देखो बोर्ड को तो हम साथ साथ में लेके चलेंगे ही डेफिनेटली, हम उसमें भी 90-95% के बारे में जरूर सोचेंगे। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है, जो आगे के दरवाजे जो है वो ओपन करेगा, क्या मुझे ये बता सकते हो? मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप सबसे। आप एक कोई स्टूडेंट हैं जो बोर्ड के अंदर 95% ला रहा है ना,
और नीट के अंदर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका नीट के अंदर सिलेक्शन हो गया, इतने मार्क्स आ गए, अभी डिस्कस करेंगे अपन मार्क्स पे, लेकिन बोर्ड के अंदर उसके समथिंग 70% ही आए। अच्छी बात कौन सी है? अच्छी बात कौन सी है कि बोर्ड के अंदर 70% और सिलेक्शन होना, और दूसरा स्टूडेंट बोर्ड के अंदर 95% और नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। कैरियर के अंदर अच्छी बात कौन सी है? कोई बताएगा? बट ऑब्वियस 11 से 12th में और 12th से कॉलेज में जाने के लिए आपके दरवाजे ओपन करने वाला जो एक मीडियम आप बोल सकते हो, वो मीडियम है आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप IITs में जाना चाहते हो तो आपका JEE एग्जाम है, और अगर आप यहां पर मेडिकल के अंदर जाना चाहते हो तो नीट है। तो हमें हमारा मेन फोकस जो है ना नीट एग्जाम पे रखना है। मेन जो अपना जो आई बोल सकते हैं आई ओपन जो है ना, पूरा टारगेट जो वो नीट होना चाहिए। बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी साइड बाय साइड हम कराएंगे, हमारे भरोसे पे रहिए। कुछ कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है जिस पे हम थोड़ा सा वर्क करेंगे तो बोर्ड के अंदर परसेंटेज आ जाएंगे, लेकिन नीट के अंदर आपको पूरा मतलब बोल सकते हो कि एक दंगल टाइप का है, ठीक है ना, जो आप देख रहे थे। बड़ा टफ कंपटीशन है। उस कंपटीशन के अंदर प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। छोटे छोटे फैक्टर्स है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पढ़ने से ही आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। बहुत सारे छोटे छोटे पैरामीटर है, 5-5, 10-10% सबको दिया जाएगा। उन सब पैरामीटर को हमें ढूंढना है। हालांकि हमें सब पता है वो पैरामीटर, क्योंकि लास्ट 10 साल से इस फील्ड के अंदर है। वो पैरामीटर हमें पता है, वो पैरामीटर आपको नहीं पता है, इसीलिए तो आप किसी पर्टिकुलर गाइडेंस के अंदर काम करना चाहते हो, आपको एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, और वो डायरेक्शन हम डेफिनेटली देंगे। वो हमें डायरेक्शन मिली है, हमने कहीं से सीखा है, हम आप तक पहुंचाएंगे। बस एक चीज को आपको फॉलो करना है, कंप्लीटली ब्लाइंड फेथ। अपने टीचर पे पूरा भरोसा रखना है। इतना भरोसा है कि टीचर ने अगर बोला है कि भैया ये टाइम आपका पढ़ने का सही नहीं है, आपको नाइट में नहीं मॉर्निंग में पढ़ना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल चेंज कर दो, चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, वरना नहीं बोलते। कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव काम होता होगा। आप अगर नाइट के अंदर पढ़ोगे तो पूरे दिन की एक्टिविटी रहती है, पूरे दिन का थॉट रहता है अपने दिमाग में, आज स्कूल के अंदर ये हुआ, आज ये हुआ। जब एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे और जब आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपके दिमाग में वो सब थॉट आएंगे, और कैसे टाइम वेस्ट होता है, 10-15 मिनट ऐसे ही निकल जाती, पता ही नहीं चलता है। तो अगर एक जस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है कि ब्लाइंड फेथ आपको रखना पड़ेगा, और हम आपके लिए रेडी हैं। हम आपके लिए रेडी हैं क्योंकि हमारा भी विजन और मिशन एक जब इस फील्ड के अंदर आया, मैं भी बता देता हूं कि जब इस फील्ड के अंदर आया तो मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि चलो डायरेक्ट हम सोसाइटी की हेल्प नहीं करें, या डायरेक्ट हमें भगवान की डिग्री नहीं मिले, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो हमें हमारे पास में भी वो डिग्री है। हम डॉक्टर बना रहे हैं जिससे वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो हम भी उस विजन और मिशन के साथ में निकले हैं और उसी लिए हम काम करते हैं। अगर रात को भी किसी का मैसेज या कोई कॉल आ जाता है तो उसके लिए भी हम रेडी रहते हैं। 2 मिनट के लिए ऐसा सोचते नहीं है कि यार उसने क्यों कॉल किया, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, इसलिए उसने कॉल किया। समझ रहे हो? ये पॉइंट्स क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं जब यहाँ पे काउंसलिंग ले रहा था, बहुत सारे पेरेंट्स मिलने के लिए आ रहे थे, तो उस टाइम पे बोल रहे थे सर हम क्यों यहाँ पे एडमिशन कराएं, हम क्यों यहाँ पे एडमिशन लें, क्या आपको अलग दिख रहा है यहाँ पर, और क्या आप कुछ पॉइंट्स बता सकती हो जिससे हम यहाँ पे एडमिशन लें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सालों से रन कर रहे हैं, लेकिन क्यों? तो उसका रीज़न बस मैं एक ही बताना चाहता हूँ कि कुछ विज़न और मिशन है सभी फैकल्टीज़ के, और उसी विजन और मिशन के साथ में हम भी अलग पांडे सर, रेस्पेक्टेड अलग पांडे सर के साथ में जुड़े हैं। तो उस विजन और मिशन को हम कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली। तो पॉइंट ये था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट चाहिए, और वो गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, मैं सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर नहीं कर सकता हूँ, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे पैरामीटर हैं। हम ओरिएंटेशन के अंदर, क्लास के अंदर जब अपना रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद में हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, और ये जर्नी जो है इतनी जल्दी आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली है, आपको पता ही नहीं चलेगा। कब 11th आपका कंप्लीट होगा और कब आपका 12th कंप्लीट होगा, बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलने वाला है। तो आप ये मत सोचिए कि अरे अभी तो हम मौज करेंगे, अभी तो हम जलसे करेंगे 11th के अंदर, 12th के अंदर देखेंगे कैसे हमें 11th को रिवाइज करना और कैसे हमें 12th को करना है। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना पूरा पोटेंशियल 11th का 11th में देना है और 12th का 12th के अंदर देना है। 12th के बाद में जो भी टाइम आपको मिलेगा उस टाइम के अंदर हम 11th को रिवाइज करेंगे। जब बाकी बच्चे
उस टाइम पर 12th को रिवाइज करेंगे, उस टाइम पर हम 11th को रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे और उसके बाद में हम नीट एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और फाइट कर सकते हैं आप। और इस तरह से कुछ प्लानिंग रहेगी, मतलब लास्ट में टेस्ट सीरीज देखो, मैं आपको रफली अगर आइडिया दूं तो कम से कम आपको 11th और 12th के अंदर कुछ 50,000 के आसपास में क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। वो हो सकता है क्लास के थ्रू, वो हो सकता है डीपीपी के थ्रू, हो सकता है टेस्ट पेपर के थ्रू, बहुत सारे मोड मीडियम के थ्रू आपको कम से कम 50,000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और डेफिनेटली उस 50,000 क्वेश्चंस में से ही आपका नीट का पेपर पूरा बनेगा, गारंटी लेता हूं मैं। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, इतनी गारंटी लेता हूं मैं। लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा सर्कल करके, ये क्वेश्चन इस पेज से है, ये क्वेश्चन यहां से आया, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये क्लास नोट्स का है। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंगल माइंडसेट के साथ में आपको वर्क करना है। अभी आपको कुछ कंटेंट की टेंशन नहीं लेनी है, आपको नहीं सोचना है कि हमें कौन सा कंटेंट कब फॉलो करना है, राइट। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर उसके बाद में हम सीधे नीट की एनालिसिस पे आते हैं, है ना। बाकी जो सर हैं उनको भी कुछ अपना इनपुट देना है। कोई मुझे बता सकता है कि वडोदरा के अंदर, या फिर गुजरात की बात करते हैं, वडोदरा की नहीं, या बीएमसी की बात करते हैं, बीएमसी के अंदर कितने मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कोई बता सकता है। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज अगर चाहिए तो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको? अराउंड 600। यही जो मार्क्स है ना, आज से बिफोर कोविड की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपको 650, 645 या 640 के आसपास में, कैटेगरी वाइज में बोल रहा हूं, ठीक है ना। मतलब 640 एबव अगर मार्क्स आते हैं तो आप मतलब बड़ौदा मेडिकल कॉलेज जा सकते हो। वो अब 600 हो गया है। आने वाले टाइम के अंदर यही मार्क्स जो वो कम हो रहे हैं। और एक बात क्लियर कर देता हूं मैं आपको, शायद वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट रहेगा। गुजरात के अंदर मेडिकल कॉलेज मिलना सबसे आसान है, सबसे आसान। गुजरात के अंदर सबसे आसान। मैं अगर एक छोटा सा कंपैरिजन करता हूं, राजस्थान की धौलपुर की जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पर 580 पर, लोअर मार्क्स में बोल रहा हूं उसके 580, ठीक है ना। 580 पर अगर वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, लोअर गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गुजरात के अंदर 580 पे अच्छी कॉलेज मिल जाती है। पॉइंट यही है जो सर ने बताया कि बहुत सारे लोगों का माइंडसेट रहता है 12th के अंदर ही फिक्स कर देते, 1 करोड़ रुपया बाहर निकलो, वो माइंडसेट के साथ में यहाँ पे काम करते, तो वैकेंसी रहती है। अच्छा, कोई और बता सकता है कंपटीशन कितना टफ हो रहा है मेडिकल का? मुझे ये बताइए, 2023 के अंदर कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है 2023 के अंदर? 7 मई को जो नीट एग्जाम है, कितने स्टूडेंट्स जो वो एग्जाम देने वाले हैं, कोई बता सकता है? कहीं से आवाज आई है? 21.6, 21 अप्रॉक्स 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। अगर मैं बात करूं 2008 की, 2008 के अंदर यही नंबर 10 लाख था। क्यों था 10 लाख और 10 से 21 क्यों हुआ? आफ्टर कोविड आप देखोगे, कोविड के बिफोर 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 15 लाख से सीधा 21 लाख हो गया। क्यों? क्या रीजन है उसका? उसका एक ही रीजन है, कोविड के अंदर देखा कि हमारा हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो बढ़िया नहीं है, मेडिकल डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने अपना टारगेट बनाया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज ओपन करेंगे, और उस पर काम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज ओपन करना उनका टारगेट है और उस पर काम चल रहा है। आपने सुना होगा कि लास्ट ईयर भी 5 GMERS जो है वो नए ओपन हुए गुजरात के अंदर। और आने वाले टाइम के अंदर 2 साल 2025 के अंदर जब भी आप एग्जाम दोगे तो उस टाइम पर मैं बता देता, कंपटीशन भी टफ हो रहा है। 26 लाख के आसपास में लोग फॉर्म भरने वाले हैं और उस टाइम पर नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ जाएगी, तो कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। कंपटीशन के साथ साथ में वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है। 540, 550 के आसपास में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। जो ट्रेंड देखने को आ रहा है, हम तो आंकड़े पे चलते भैया, ऐसे ही हाइपोथेटिकल बातें नहीं करते हैं। जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे बातें कर रहे हैं। तो ये नंबर जो है वो, मार्क्स जो है वो कम होने वाला है, राइट। तो पॉइंट ये है, ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ईजी है। डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहले जब मैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर था तो मैं सोचता था यार डॉक्टर बनना कितना टफ है, लेकिन जब इस प्रोफेशन के अंदर आया तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, उस छोटे छोटे पॉइंट्स को बस आप फॉलो करो। छोटे छोटे पैरामीटर है जो आपको गाइड किए जाएंगे, शायद आपको नहीं पता है, उस पर गाइड करेंगे, उस पॉइंट्स को आप फॉलो करो। डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आप कोई मुझे बता सकता है कि मेडिकल में कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है?
एमबीबीएस करने के लिए कितने एग्जाम देने पड़ते हैं? सिंगल एग्जाम हो चुका है। एम्स का एग्जाम अब अलग नहीं होता, ये सब आपको पता होगा, है ना? तो कॉलेज पे देखो अवेयरनेस नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स अभी और बताने पड़ेंगे। ये सब क्वेश्चंस मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि अभी और क्या क्या पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, किस किस पॉइंट से हमें और वर्क करना है, उस पॉइंट्स पे हम काम करेंगे, राइट? ठीक है, चलो तो हम सीधे एनालिसिस पे आते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बोल देता हूं बिफोर एनालिसिस। कोविड से पहले डॉक्टर बनना थोड़ा सा टफ था। क्यों टफ था? पैटर्न जो है, सिलेबस फिक्स था लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न फिक्स नहीं था, कंटेंट फिक्स नहीं था। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी के अंदर बोल दिया जाता है ये सिलेबस है, लेकिन कहां से आएगा, कहां से पूछा जाएगा, कुछ नहीं पता। उसी तरह से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो नहीं पता रहता है। 60% 40% जो पढ़ाते हैं वहां से कवर हो जाता है। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं, जैसे अभी मैंने बताया था कि नीट एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसा एग्जाम है, और राइट डायरेक्शन में आप आ रहे हो। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिलेबस के साथ साथ में क्वेश्चंस भी फिक्स हैं। कोई नया क्वेश्चंस अब नहीं बनते हैं, जो पुराने हैं वही तरीके से पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके उसी लैंग्वेज के अंदर फिर से पूछा जाता है। तो पॉइंट यह है कि नीट का पूरा जो पेपर है एनसीईआरटी से आएगा। 2022-2021 की पूरी एनालिसिस मैंने की है, मैं यहां पे दिखा नहीं सकता हूं, पूरी एनालिसिस मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा। पेज नंबर के साथ में मैं बता सकता हूं कि इस पेज नंबर से ये क्वेश्चन, इस पेज नंबर से ये क्वेश्चन। सिर्फ मैं अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिक्स और साथ साथ में 2022 के अंदर फिजिक्स का पेपर भी पूरा एनसीईआरटी से, 21 वाला थोड़ा सा पैटर्न अलग था, लेकिन बायो का पूरा पेपर और केमिस्ट्री का पूरा पेपर सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आया। ये कितनी अच्छी बात है, बोलो भाई, मजे की बात है कि नहीं? ये मजे की बात है भाई, ये अच्छी बात है। हमारा लोड कम हो गया, हमें पता है कि ये है, इस पे वर्क करना है, लेकिन अलग तरीके से वर्क करना पड़ता है। अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो हमें बतानी पड़ती है। पैटर्न या जो कंसेप्ट है उसको याद रखने के कुछ ऐसे तरीके होते हैं, उस पे हम वर्क करेंगे। तो देखो नीट के अंदर वैसे ये सब तो आपको पता होगा, है ना, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, बॉटनी और जूलॉजी के अंदर। और पहले पैटर्न जो है वो डिफरेंट था, 45 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आते थे और 45 के 45 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते थे। अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया और ईजी हो गया, और इजी हो गया। यही सब सिग्नल है, यही सब पॉइंट्स हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट तो करना ही चाहिए और इजी भी कर रहा है आपको। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर डिवाइड कर दिया है ना, इस पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। सेक्शन ए 35 और सेक्शन बी के अंदर 15, सभी सब्जेक्ट के अंदर यही होता है। सेक्शन ए कंप्लीटली आपको सॉल्व करना होता है, एक क्वेश्चन। सेक्शन बी के अंदर 15 में से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन ऑप्शन में। अगर नहीं भी आता है, हमने तो पूरी तैयारी करके गए हैं, पूरी प्रिपरेशन की है, लेकिन अगर सपोज कुछ क्वेश्चन अगर नहीं भी आते हैं तो हम छोड़ सकते हैं। इतना बढ़िया ऑप्शन दिया है क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है सबको डॉक्टर बनाओ, जो एग्जाम दे उसको डॉक्टर बनाओ, लोगों की हेल्प कराओ, ये टारगेट है। सर प्लीज आगे करिए। अब यहां पर देखिए पूरी एनालिसिस अगर देखें तो पूरा का पूरा मैंने यहां पे पॉइंट्स लिखा है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो इजी टू मॉडरेट थे, केमिस्ट्री के अंदर भी इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। बॉटनी के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा था, 1-2 क्वेश्चंस, है ना, और वो भी जो है वो बोनस टाइप के क्वेश्चंस थे, लेकिन वो नहीं दे पाए, और कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी थे। बाकी जूलॉजी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। सर प्लीज आगे। यहाँ पे देखिए पूरा मतलब क्लास वाइज पूरी एनालिसिस की है कि 2022 का पूरा पेपर जो 11th का है, 11th के अंदर 89 क्वेश्चंस थे, 11 से 89 क्वेश्चंस, 12th के अंदर 111, टोटल 200 क्वेश्चन। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि 2022 का जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा 12th के अंदर शिफ्ट था, मतलब 12 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट ऐसा नहीं है, इसको आप आइडियल एनालिसिस ना माने। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि 11th का जो वेटेज है वो ओवरऑल परसेंटेज वाइज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हर बार ये इस बार ही ऐसा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 60% 11 से था और 40% जो है वो 12 से था, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो 11th के अंदर है। तो हमें 11 से ही पूरी प्रिपरेशन शुरू रखनी है। ऐसा नहीं कि 11th के अंदर 89 ही पूछे जाते हैं, हम तो भैया यहाँ पे थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे और बाकी का पूरा 12th के अंदर देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो 56% था और वहाँ पर 45% आपका 11 से था। सर प्लीज़ आगे।
बाकी ये सब क्वेश्चंस हम क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितने क्वेश्चंस इजी थे इस पे हमें डिस्कशन अभी नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उस टाइप का सेशन हो जाएगा कि हम नंबर जो है वो याद कर रहे हैं। डिटेल में हम क्लास में सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। मतलब सब्जेक्ट वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फिजिक्स में 11 से 42% थे, यहाँ पे 12 के अंदर 58% है। सर प्लीज आगे। केमिस्ट्री के अंदर 40%, 60%, है ना। तो ये नंबर है, ये नंबर फाइनली कंक्लूजन बस यही, इस नंबर पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। सर प्लीज आप आगे करिए इसको, हाँ इस पे रोकिए। नंबर ये जो है वो बता रहा है कि बस हमें दोनों पे फोकस करके चलना है, सिर्फ आप 11 पे फोकस नहीं करो, 12 को भी साथ साथ में लेके चलना है। यस, अब हम बात करते हैं, देखो पीडब्ल्यू के अंदर जितने भी आपके पेपर्स होंगे, है ना, जितने भी पेपर्स होने वाले हैं वो हो सकता है कि फोर्टनाइटली हैं, उसके बाद में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी होगी। पेपर 3 पार्ट के अंदर हमने डिवाइड कर रखे हैं। सब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ में अपने विद्यापीठ सेंटर वाइज एनालिसिस भी हम करेंगे, और उसके बाद में हम पूरे ऑल इंडिया के जितने भी पीडब्ल्यू के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में भी हम एनालिसिस करेंगे। और हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, आफ्टर एनालिसिस हमें देखना है कि अगर पीडब्ल्यू के अंदर हमारी रैंक अगर 100 है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नीट के अंदर भी 100 के आसपास में रहेंगे, वो सिर्फ पीडब्ल्यू के अंदर है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी कोचिंग के अंदर फाइट कर रहे हैं, रेस में लगे हुए हैं। तो हमें कंपैरिजन यूनिटरी मेथड से करना है कि इतने में अगर इतना है तो इतने में कितना होगा। बट ये आइडियली मान के चलना पड़ेगा कि अगर मैं क्लास का टॉपर हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे वडोदरा का टॉपर हूं। बाकी किसी क्लासरूम के अंदर, बाकी किसी कोचिंग के अंदर जो बच्चा टॉपर है वो भी आपके साथ में रेस में है। तो हमें आइडियल टारगेट बनाना है, लेकिन हमें एक इसी नंबर जो पीडब्ल्यू के जो पेपर्स होने वाले हैं उस नंबर पे नहीं रहना कि भाई बस यहां पे मार्क्स आ गए तो इसका मतलब हमारा तो सिलेक्शन है। और एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपका जस्ट एक नंबर बता रहा हूं और वो ट्रू होने वाला है, अगर सपोज पीडब्ल्यू के ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर 480 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं या 500 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो नीट के अंदर मान के चलो 600 मार्क्स आएंगे। आप 100 मार्क्स ज्यादा ही मानो। क्यों? क्योंकि जो आपके पेपर जो चलने वाले, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो चलेगी, वो पेपर और जो नीट पेपर है उसके बीच में अच्छा खासा गैप है, टाइम है। और उस टाइम के अंदर ऐसी ऐसी एनालिसिस होती है, फाइनल टेस्ट सीरीज होती है, उससे पहले रिवीजन होता है, 11th के वन शॉट टाइप की क्लासेस हम करेंगे, बहुत सारी एनालिसिस, बहुत सारे पैरामीटर है, जिससे कहीं से 20 मार्क्स आ गए, कहीं से 35 मार्क्स आ गए, कहीं से 40 मार्क्स आ गए, तो इस तरह से इंक्रीज होता है। और लास्ट 8 ईयर से मैं देख रहा हूं कि अगर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के कहीं पर भी कोई पेपर देता है बच्चा और अगर उसके 500 मार्क्स है तो नीट के अंदर 600 लाएगा। और वो लाएंगे कैसे? उसके लिए कुछ पैरामीटर है जो मैं बार बार उस पर डिस्कस भी कर रहा हूं। वो पैरामीटर आपको क्लास में ही पता चलेगा, उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अब मुझे देखो, आप कैसे देख सकते हो यहाँ पे नंबर कि इतना टफ कंपटीशन है कि 705 to 720 के अंदर अगर कोई मार्क्स लाता है तो उसकी रैंक जो है 1 से 100 के बीच में होगी। बहुत टफ हो गया। पहले 680 मार्क्स लाना बड़ा इजी था, अब 700 नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब कोई मुझे पूछता है, मैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, कम से कम बीएमसी के अंदर मेरे 400 to 500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो जब वो जब आके पूछते हैं कि सर 680 मार्क्स आ गए मेरे, 650 मार्क्स आ गए, मैंने कहा यार कम है। उसको लगता है कि बढ़िया ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मुझे लगता है कि यार इससे रैंक नहीं आएगी क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ हो रहा है। वो डायरेक्ट वे में अपन डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ थॉट ऐसे पैरामीटर हैं, कुछ थॉट हमें देने पड़ेंगे, उस थॉट के थ्रू हम अपने मार्क्स को जो है वो इंक्रीज करेंगे। पॉइंट ये है कि 700 मतलब बड़ा टफ कंपटीशन है। 700 मार्क्स लाने का मतलब ऐसा नहीं कि हमें बहुत टॉप की कॉलेज एम्स दिल्ली मिल जाएगी, नहीं, वहां पर भी टफ कंपटीशन है। तो ये सब मार्क्स जो है वो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। सर प्लीज आगे, है ना। तो ये ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर, मेरा तो यही कहना है, ठीक है ना। और आप इस विजन के साथ में और इस मिशन के साथ में आप यहाँ से जाओ कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लगे, और नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए तपना पड़ेगा, है ना, तपस्या करनी पड़ेगी। आपको 12-12 घंटे एक सीट पे बैठना पड़ेगा। और जब आप ये सोचो कि यार मैं तो बहुत पढ़ाई कर रही हूँ या बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे 50-60 साल के बाद में एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने जीवन के अंदर बहुत अच्छा काम किया।
सेकेंडरी चीज़ है, मनी सेकेंडरी। और मेरा एक, हाँ बिल्कुल एक क्लियर थॉट है, मेरा एक रिक्वेस्ट भी आप सबसे रहेगी, क्योंकि आप डॉक्टर बनोगे, डेफिनेटली बनोगे 2 साल की जर्नी कंप्लीट करने के बाद में। अगर आप आगे जाके बहुत अच्छी जगह पे आप जाते हो, बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हो, और अगर कोई इस टाइप के पेशेंट आपके पास में आते हैं जिनको अगर हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आप जरूर हेल्प करना। बैक ऑफ द माइंड मनी के बारे में मत सोचना, हेल्प जरूर करना, क्योंकि हम उस विजन और मिशन के साथ में निकले। डेफिनेटली हम मनी का सोचेंगे, क्योंकि हमारे भी कुछ लाइफ स्टाइल है, हमारे कुछ खर्चे हैं जिसको हमें चलाना है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये जरूर रखना कि हमें एक हेल्प के पर्पज से हम डॉक्टर बने हैं, और बाकी का पूरा जो है वो साइड काम है। राइट? तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब आपकी कोई भी क्वेरी है तो बताइए, कुछ भी पूछना है तो पूछिए। बाकी लास्ट में सेशन कंप्लीट होने के बाद में भी यहीं पे हैं, बाकी तो हम तो मिलने ही वाले हैं। आपकी क्वेरी जितनी भी हैं वो हम सॉल्व करेंगे। रेगुलर टाइम पर हम पीटीएम्स कंडक्ट करेंगे, उसके थ्रू भी हम मिलने वाले हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक्स। थैंक यू।